तो अब हम समझेंगे कि कौन से वो ग्रह होते हैं जो मुख्य कारक होते हैं प्रॉपर्टी के योग में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुरु गुरु एक्सपेंशन का कारक है, विस्तार का कारक है, गुरु भाग्य का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु आपके प्रॉपर्टी का कारक है। और गुरु मांगलिक कार्यों के लिए भी हम गुरु को हम मांगलिक कार्यों के लिए भी देखते हैं, शादी विवाह इन सब के लिए भी। तो एक तरीके से गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करता है। गुरु स्ट्रांग है तो आपके पास वो प्रॉपर्टी टिकती भी है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को आगे और समझेंगे डिटेल में। तो पहला ग्रह हमने कौन सा समझा, गुरु। किस लिए जरूरी है वो भी हमने समझ लिया। गुरु की पोजीशन या तो आपके दूसरे भाव में हो, या चतुर्थ भाव में हो, या अष्टम भाव में हो, या नवम भाव में हो। यहाँ पे अगर गुरु की पोजीशन है तो इसका मतलब आपके प्रॉपर्टी के योग हो गए। ये अभी हमने फर्स्ट स्टेप कंफर्म किया है। सेकंड, अगर गुरु नहीं है, गुरु के अलावा सपोज करो यहाँ पे मंगल हो गया, क्योंकि मंगल क्यों हो गया, मंगल भूमि का कारक होता है और मंगल से लैंड प्रॉपर्टी और खेत की जमीन, इसलिए हम मंगल ग्रह को देखेंगे कि मंगल आपकी कुंडली में कहाँ पे प्लेस है। अगर वो सेकंड हाउस में है, चतुर्थ में है, अष्टम में है या नवम में है, इन सब में मंगल की पोजीशन को चेक करेंगे। अब अगर मंगल भी ग्रह नहीं है आपका तो हम फिर शनि देखेंगे। शनि कंस्ट्रक्शन का कारक होता है, रियल एस्टेट का कारक होता है शनि। तो शनि आपका प्रॉपर्टी के योग को बताता है। तो यहाँ पे शनि की पोजीशन वही आपके दूसरे, चौथे, अष्टम, नवम भाव में होनी चाहिए। अब शनि ग्रह भी नहीं है तो उसके बाद हम सूर्य ग्रह को देख लेते हैं। सूर्य ग्रह भी रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और इस पिता का कारक भी होता है, आत्मा का कारक भी होता है। उसके अलावा प्रॉपर्टी का कारक भी सूर्य होता है। तो सूर्य की पोजीशन हम चेक करेंगे, ये तो सेकंड भाव में, चतुर्थ में, अष्टम में, नवम भाव में पोजीशन होनी चाहिए। उसके अलावा एक और ग्रह आता है शुक्र। शुक्र ग्रह को हम देखेंगे कि शुक्र या तो आपके दूसरे, चौथे, अष्टम या नवम भाव में होना चाहिए। ठीक है, ये पोजीशन अगर होती है या तो ग्रह इन हाउसेस में बैठे हों या इन हाउसेस पे दृष्टि डाल रहे हों। लेट्स सपोज, अब यहाँ पे सपोज गुरु दूसरे भाव में हो, मंगल हो, शनि हो, सूर्य या शुक्र, इनमें से कोई एक हो। सारे एक साथ नहीं कह रही मैं अभी, क्योंकि सारे कुछ होती हैं कुंडलियाँ जिनमें 2-3 ग्रह एक साथ एक भाव में होते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले हम सरलता से इन चीज़ों को समझेंगे। तो लेट्स सपोज कि दूसरे भाव में कोई एक ग्रह इन पांचों में से बैठा हो तो उसकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी, जो कि पैतृक संपत्ति का भाव हुआ। उसी प्रकार अब हम अगर चौथे भाव में देखें तो चौथे भाव में कोई ग्रह अगर बैठा है तो 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। अब इनमें से वो कौन सा ग्रह है वो दृष्टि के हिसाब से पता चलेगा। ठीक है, अब नवम भाव में ग्रह बैठा है, लेट्स सपोज मंगल वहां बैठा है। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से चतुर्भाव को देख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी दृष्टियां भी समझ लेते हैं। तो गुरु की दृष्टि होती है 5, 7, 9, मंगल की होती है 4, 7, 8, शनि की 3, 7, 10, सूर्य और शुक्र दोनों की केवल 7वीं दृष्टि होती है। तो यहाँ पे हमने ग्रहों की दृष्टियां समझी कि कौन सा ग्रह कहाँ से बैठ के दृष्टि अष्टम भाव पे डाल सकता है। तो हमने ग्रह समझ लिया कि ये जो 5 ग्रह हैं ये प्रमुख कारक हैं प्रॉपर्टी के योग में। अब इन ग्रहों में भी हम ये चेक करेंगे कि कौन से ग्रह के आपस में मित्रता है और शत्रुता है। यहाँ तक हमने एक नॉर्मल सी बेसिक सी चीज समझ ली, लेकिन प्रॉपर्टी का योग इतना सरल, इतना इजी नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई लोगों को विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है पर उसका भोग नहीं कर पाते हैं, सुख नहीं मिलता है, वृद्धि का कारण नहीं बन के वो लॉस का कारण बन जाती है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी वृद्धि का कारण बनती है, कौन सी प्रॉपर्टी लेने से आपका विनाश का कारण बनती है, तो ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो मैंने आपको ग्रह बताए उनकी किस पोजीशन को प्राथमिकता दी जाती है जब हम प्रॉपर्टी के योग को देख रहे हैं। तो जैसे गुरु बता दिया तो मतलब ये नहीं कि गुरु बैठ गया तो उसका मतलब प्रॉपर्टी का योग हो जाएगा, नहीं। गुरु किस राशि में बैठा है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि प्रॉपर्टी के योग मजबूत हैं, थोड़े मध्यम है या बिल्कुल ही नहीं है। तो ये कैसे डिसाइड होगा ये कि ग्रह किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ उसकी युति है, कॉम्बिनेशन है, वो डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी से आपको सुख मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी या आपके विनाश का कारण बनेगी। तो अब हम इस चीज़ को और समझ लेते हैं। तो मैंने पहले बताया कि गुरु, ठीक है, तो गुरु
या तो धनु राशि में हो, मीन राशि में हो या कर्क राशि में हो। कर्क में उच का हो जाता है, धनु और मीन गुरु की स्वग्रही राशि हैं, तो गुरु की ये प्लेसमेंट होनी चाहिए। अब गुरु या तो दूसरे में हो या चौथे में हो या अष्टम में हो या नवम भाव में हो, तो राशि का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होता है, हाउसेस के नंबर नहीं लिखे होते हैं। मैंने यहाँ पे हाउसेस के नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं यहाँ पे हाउस लिख देती हूँ, तो ये हाउस है, एच कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये हाउसेस हो गए। ये राशि के नंबर में ब्लू में जो लिखे हैं वो राशि के नंबर हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम मंगल को देख लेते हैं। मंगल की भी वही कंडीशन है, मंगल या तो अपने स्वग्रही राशि में हो, मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, या फिर मंगल उच्च का होता है मकर राशि में, ठीक है। शनि, शनि की जो पोजीशन होती है, शनि 10 नंबर में स्वग्रही, 11 नंबर में स्वग्रही और 7 नंबर तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। सूर्य, सूर्य 5 नंबर में स्वग्रही होते हैं और 1 नंबर में मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। शुक्र 2 नंबर वृषभ राशि में, तुला राशि में, या फिर उच्च के हो जाते हैं शुक्र मीन राशि में, 12 नंबर की राशि में। तो ये पोजीशन आपको चेक करनी है, थर्ड स्टेप, ठीक है। अब आपको ये स्टेप समझ में आ गया कि पहले हमने हाउस समझ लिए, फिर हमने ग्रह समझ लिए, फिर वो ग्रह किस राशि में बैठे हैं ये हमने यहाँ तक समझ लिया। अगर आपको यहाँ तक ये आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है तो आपको प्रॉपर्टी के योग आपके मजबूत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे गुरु दूसरे भाव में बैठा हो, चौथे में, अष्टम में या नवम में बैठा हो, गुरु के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन गुरु इन्हीं 3 किसी राशि में होना चाहिए। गुरु धनु राशि में बैठे हो, मीन राशि में या कर्क राशि में बैठे हो, तो आपको प्रॉपर्टी स्वतः ही मिलेगी। आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, ठीक है। आपको उस प्रॉपर्टी से सुख, वृद्धि, ग्रोथ सब मिलेगी। ये पहली कंडीशन हो गई। ऐसे मंगल, शनि, सूर्य और शुक्र अगर ये सब अपनी अपनी पोजीशन में सही जगह से बैठे हुए, कोई भी दूसरे ग्रह के साथ युति नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा। तो ये कंडीशन हो गई, लेकिन सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती है कई लोगों की, तो वो कैसे होती है उसको हम समझेंगे। अब यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जैसे गुरु मैंने आपको बताया, गुरु की युति अगर अपने मित्र की राशि से हो या अपने मित्र ग्रह से हो, तो भी ये प्लेसमेंट आपके लिए फलदायी है, आपकी ग्रोथ का कारण, वृद्धि का कारण ही बनेगी। लेट्स सपोज जैसे कि गुरु की अगर युति मंगल से हो जाए, गुरु मंगल आपके या तो 2nd भाव में बैठे हो, चतुर्थ में बैठे हो, अष्टम में बैठे हो या नवम में बैठे हो, तो आपकी वृद्धि का कारण ही बनेंगे। गुरु मंगल मांगलिक कार्यों का योग का निर्माण कर देते हैं। अब यह गुरु अगर अपनी मित्र की राशि में भी बैठा हो या गुरु या मंगल गुरु की राशि में भी बैठे हो, तो ये भी सही कंडीशन होगी। लेकिन मंगल कर्क राशि में 4 नंबर की राशि में नीच के भी हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा ग्रह नीच का हो जाता है, कौन सा ग्रह उच्च का हो जाता है। तो ये मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, मैं आई बटन में उसका लिंक लगा दूंगी। तो गुरु यहाँ पे अगर मंगल के साथ है, अगर गुरु उच्च के हैं और अगर मंगल नीच का भी हो रहा है, गुरु उस ग्रह को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो मंगल की जो क्वालिटी है, मंगल का जो बल है, अगर वीक होता है तो गुरु वहाँ पे बल देते हैं, क्योंकि गुरु एक हैवी प्लैनेट होता है कुंडली में और सात्विक प्लैनेट होता है, और गुरु की दृष्टि जो होती है हमेशा शुभ दृष्टि होती है। गुरु का साथ भी शुभ ही माना जाता है, तो यहाँ पे कोई नुकसान होने वाली बात नहीं होती है। तो गुरु मंगल की युति अच्छी होती है। और अब गुरु मंगल अगर लेट्स सपोज यहाँ पे बैठे हो, तो गुरु यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं और कर्क राशि में, लेकिन मंगल यहाँ नीच के हो गए, तो क्या होगा, थोड़ा सा सिबलिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, है ना। लेकिन गुरु यहाँ पे उच्च का है, तो गुरु यहाँ पे ज्ञान देता है, विजडम देता है, नॉलेज देता है, तो कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है, दूर रखता है, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने नहीं देगा। अब यही गुरु मंगल अगर अष्टम में हो जाए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, पर लेकिन गुरु विजडम है, मैंने बताया गुरु आध्यात्मिक है। तो और यहाँ पे ये जो 8वां अष्टम भाव होता है, ये मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है। 4था भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, ये मोक्ष त्रिकोण के भाव होते हैं। अगर यहाँ पे गुरु मंगल बैठ भी जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए, तो गुरु आध्यात्मिक प्लैनेट है, वो मोक्ष की तरफ अग्रसर करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ने देगा, या तो कहेगा कि त्याग देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोक्ष त्रिकोण का भाव है, यहाँ से त्याग भी देखा जाता है, तो त्याग करने की क्षमता भी ऐसे जातक में होगी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेगा, उसको त्याग देगा। बस उसके मन में जो भावना होंगी वो मोक्ष की भावना होंगी,
उसको ये सब मोह माया दिखेगा, उसको लगेगा कि ये सब मोह माया, इसमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, झगड़ा हो, उम्र निकल जाए, हेल्थ निकल जाए, समय निकल जाए, कोई मतलब नहीं, उस समय में तो मैं आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ूंगा, मोक्ष को प्राप्त करूँ। कुछ इस तरीके की उसके अंदर जातक के अंदर फीलिंग होगी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेगा। सो इसको हम और डिटेल में आगे समझेंगे। फिलहाल हमने ये समझा कि कौन सा हाउस इम्पॉर्टेंट है, कौन से ग्रह इम्पॉर्टेंट है और कौन सी राशि में वो इम्पॉर्टेंट है ग्रह, उससे डिसाइड होता है कि कैसा होगा। अब उनकी युति भी हम समझ लेते हैं।